अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं कूलम्स लॉ। तो दोस्तों, इससे पहले हम चार्जेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वी हैव ए टू टाइप ऑफ चार्जेस। एक को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं और दूसरे को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो जो सिमिलर चार्जेस है, यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है तो देयर इज़ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, या अगर दो सिमिलर चार्जेस अगर नेगेटिव चार्जेस है तो देयर इज़ आल्सो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस। और अपोजिट चार्जेस जो है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जो है इस फोर्स की इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की जो है नेचर क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसको सबसे पहले जो है कूलम्स ने 1785 में जो है उन्होंने इसकी मैग्नीट्यूड यानी इस फोर्स की जो नेचर है उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है कूलम्स टॉर्शन बैलेंस। उसके थ्रू जो है उन्होंने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को उन्होंने स्टडी किया है। तो यानी कि उन्होंने ये स्टडी की कि ये फोर्स जो है, अगर दो चार्जेस है उसके दरमियान फोर्स कितनी है और उसका नेचर क्या है, कौन कौन सी चीज़ों पे जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किया उसको कूलम्स टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है इसमें जो है एक सस्पेंशन हेड है जिसके साथ जो है फाइबर को अटैच किया जाता है, और एक जो है यहाँ पे दो मासेस है, एक मास ये है और एक मास ये है, यानी इसको जो है चार्ज किया जाता है। इसको स्फेयर कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक स्फेयर ए है और एक स्फेयर ये है। तो इसको जो है चार्ज किया जाता है, और ये वाला जो है इसको जस्ट जो है अगर ये राड है तो इस राड को जो है हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए जो है उसको दूसरे साइड पे इसको अटैच किया गया है। और इसके साथ जो है एक ये है एक दूसरा जो है स्फेयर है जिसको चार्ज किया जाता है। तो इसके साथ जो है एक स्केल है जिसके थ्रू जो है हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये होल जो है, ये जितनी भी बॉडीज़ है स्फेयर्स है, इसको एक ग्लास सिलेंडर के में जो है उसको बंद किया गया है ताकि जो है जो बाहर से यानी एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो ना हो। तो इसकी जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फाइबर है, इसके साथ जो है दो बॉडीज़ जो है अटैच किए गया है, एक ये है और एक ये है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक को हम चार्ज करते हैं और एक जो है उसको जस्ट इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है लाने के लिए जो है इसको अटैच किया जाता है। जब इसके साथ जो है ये वाला बॉडी, अगर इसको मैं बॉडी ए का नाम दे दूँ, तो जब इसके साथ कोई दूसरे जो है बॉडी लेके आते हैं, स्फेयर लेके आते हैं, जिसको जब हम चार्ज करते हैं तो लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो देयर इज़ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो जब रिपल्शन होती है तो ये अपनी पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे इस फाइबर में एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे जो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज अगर ये फर्स्ट यहाँ पे है, जब हम ये बॉडी बी इसके साथ लेके आते हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो ये बनती है। तो फिर हम ये थीटा को हम फाइंड आउट करते हैं, और ये थीटा जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी यहाँ पे जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है जब हम दूसरे चार्ज बॉडी को लेके आते हैं तो वो ट्विस्ट को हम यानी एंगल को हम इसके थ्रू, स्केल के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड टू दिस इज़ अ कांस्टेंट। तो इसके थ्रू जो है हम रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब कूलम्ब फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो जब ये बॉडी बी जो है और बॉडी ए है, यानी ये दो चार्ज बॉडीज़ जो है ये जब रिपेल करते हैं, रिपल्शन के बाद जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तब जब ये इक्विलिब्रियम में हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दिस इज़ इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स और
रिपल्सिव फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये इक्वल हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये कूलम फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दिस इज़ इक्वल टू दी रिस्टोरिंग फोर्स और दिस इज़ इक्वल टू दिस। अब हम क्या करते हैं, इसका हमें पता होता है फाइबर की जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे हम कहते हैं तो ये हमें पता होता है और थीटा यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कूलम ने इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने यूज़ किया है और उन्होंने फाइंड आउट की कि कौन सी चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है। तो उन्होंने ये डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है उन्होंने उसके साथ उसके बॉडी ए के करीब ले आए और उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट किया। तो फाइनली उन्होंने इस रिजल्टेंट पे इस पे पहुंचा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट जो है, it is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस है वो रेस्ट में है तो उसके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू व्हाट, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिफिनीशन यह है कि the magnitude of force between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। So इसको जो है 2 पार्ट्स है, इसको हम लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 2 चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है, इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स अगर ये लेट्स सपोज ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी प्रोडक्ट क्या है। अगर Q1 मैं कहता हूँ कि 3 कूलम है और Q2 जो है वो 5 कूलम है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 15। तो उसके बाद जो है सेकंड उन्होंने कहा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। तो इन दोनों को क्या करता है, कंबाइन करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। तो this is equal to, अगर proportionality constant को हटाया जाए तो this is equal to Coulomb constant Q1 Q2 divided by R square। यहाँ पे K क्या है, K जो है ये Coulomb constant है और this is equal to 1/4 pi epsilon naught के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, जो कि बराबर है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो है के की वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर है के की वैल्यू जो है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पेरा हम यूँ लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर है। ये फाइनल हो गया। अब आते हैं हम देखते हैं कि परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी का मतलब यह है कि अगर 2 चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम है, ठीक है, तो वो मीडियम जो है कितना जो है वो फोर्स को जो है अलाउ कर रहा है, यानी अलाउ कर रहा है और कितना जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है। तो यहाँ पे कोई मीडियम है या जो है वाटर है या फ्री स्पेस, जो भी हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वाटर है। तो ये यहाँ पे जो है ये Q1 जो है ये 5 लाइन्स जो है Q2 की तरफ भेज रहे हैं। तो जब 5 लाइन्स भेज रहा है और यहाँ पे जो है मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर 3 लाइन्स को अपने अंदर अपने ही जो है रीजन में ऑब्जर्व कर लेते हैं और 2 लाइन्स जो है
वो यहाँ पे Q2 में पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि 3 को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, तो वहाँ के जो है वाटर की जो परमिटिविटी है वो 3 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगर उन्होंने 3 अगर पहुंच गए Q2 को और 2 को उन्होंने अपने अंदर जो है ऑब्जर्व कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमिटिविटी जो है वो 2 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यानी जितने लाइंस जो है वो मीडियम ऑब्जर्व कर लेता है वो उसकी परमिटिविटी होती है। तो इसी वजह से जो है ये परमिटिविटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर परमिटिविटी किसी मीडियम की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो है वो उतनी ही कम होती है। अब जो है ये 4 पाई क्या है, 4 पाई जो है ये एप्सिलॉन नॉट के साथ क्यों है, परमिटिविटी के साथ क्यों है? ये इसलिए है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q प्लस, ये चार्ज जो है ये चारों तरफ जो है इट अप्लाइड फोर्स ऑन अदर चार्जेस। फॉर एग्जांपल इस साइड पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस साइड पे भी अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। तो परमिटिविटी भी जो है वो चारों तरफ है। तो यू जो है फॉर एग्जांपल यू चारों तरफ जो है वो ये परमिटिविटी भी है और इट अप्लाइड फोर्स। तो ये एंगल जो है ये 360 का एंगल है विच इज़ इक्वल टू 2 पाई। और दूसरी बात ये कि ये जो है एक तो यू जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये चार्ज या परमिटिविटी जो है चारों तरफ है, और दूसरी जो है यू भी है। तो 1 पाई जो है 2 पाई जो है इसकी वजह से और 2 पाई जो है वो इसकी वजह से जो है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ज है तो इट परमिटिविटी जो है चारों तरफ है यू यानी 2 पाई, और फोर्स जो है वो भी इस साइड पे इस साइड पे इस साइड पे और इस साइड पे, तो 2 पाई यू है। उसके बाद जो है परमिटिविटी जो है या फोर्स की जो लाइंस है वो यू भी है, ठीक है। तो 2 पाई जो है वो इसकी वजह से बी है। तो 2 पाई एंड 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई। तो फाइनली जो है हमारे पास यू जो है कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर मीडियम है, अगर परमिटिविटी ज़्यादा है फ्री स्पेस की, तो परमिटिविटी ये है 8.8 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो है अगर कोई जो है दूसरा मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैं कूलम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ लिखता हूँ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर लिख। अब जो है जैसे कि बाकी जो है हमारे पास वाटर की परमिटिविटी, ये तो फ्री स्पेस की है, वाटर की परमिटिविटी जो है वो क्या है वो 2.12 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। या जो है परमिटिविटी ऑफ ग्लास जो है वो क्या है, वो है 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होती है उतनी जो है कूलम फोर्स कम है। तो ये जो है जब अगर दूसरा कोई मीडियम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का कोई मीडियम हो, तो फिर कूलम लॉ को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। उसके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी जो है इट इज़ द रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि मीडियम दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो हम रिलेटिव परमिटिविटी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे, इसको याद करना बहुत सारे जो है मीडियम के लिए परमिटिविटी को याद करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी से हमें पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर है
तो हाउ मच द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव ऑफ परमिटिविटी ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर अगर मैं ले लो तो वो 78.5 है। तो अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टिल वाटर है तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी तो उसकी परमिटिविटी हम यूँ लिखते हैं कि 78.5 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यू जो है परमिटिविटी हम इसको डिफाइन करते हैं। फिर इसकी सूरत में जो है हम कूलम्स लॉ को यू लिखते हैं कि ये एफ है तो इसको मैं एफ डैश का नाम देता हूँ कि फिर यू जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर हम इसको यू लिखते हैं। और इसको फिर जो है अगर इसी क्वेश्चन को हम देख लें कि दिस इज इक्वल टू, इसको हम यू लिख सकते हैं कि 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम देख लें दिस इज इक्वल टू दिस, तो एफ डैश जो है दिस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू दिस फोर्स। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एफ और रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एफ इंटू एफ डैश। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम यूँ भी डिफाइन करते हैं कि द फोर्स, द रेशो बिटवीन द फोर्स व्हेन देयर इज अ फ्री मीडियम टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ सम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी यू डिफाइन करता है रिलेटिव परमिटिविटी को द रेशो बिटवीन द फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस टू the force, electrostatic force when there is some dielectric is called relative permittivity. तो this is something about the Coulomb's law. तो Coulomb's law जो है it gives us the magnitude of electrostatic force between two point charges. Thank you.